Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss human development and what is the role of nature and nurture in the development of human, and after that we will discuss the theories of human development. जी हम अब बात करते हैं कि इंसान की नशोनुमा में ह्यूमन डेवलपमेंट में नेचर और नर्चर का क्या रोल है। नेचर हेरिडिटी, जिसे हम उर्दू में मौरूसियत भी कहते हैं, यानी कि इंसान की जिस्मानी और नफसियाती नशोनुमा में मौरूसियत का क्या किरदार है। ठीक है, दरअसल इंसान की जिस्मानी और नफसियाती नशोनुमा का आगाज़ जीन से होता है। जीन डीएनए की एक इकाई है और ये फ़र्द के क्रोमोसोम्स में मौजूद होती है। ठीक है, जीन के ज़रिए फ़र्द की जिस्मानी और नफसियाती खसूसियात बच्चे में पैदा हो जाती हैं, जो कि फिर तब्दील नहीं की जा सकती ना। जीन की करैक्टरिस्टिक्स को तब्दील नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान के वालिदैन की आंखों का रंग नीला है तो ये कवी इम्कान है कि बच्चे की आंखों का रंग भी नीला होगा। या अगर किसी के वालिदैन की रंगत सुर्खी माइल है, गोरी है, तो इस बात की तवक्को की जा सकती है कि बच्चे की रंगत भी गोरी होगी। ठीक है, या सुर्खी माइल होगी। ये जीन्स का असर है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि हेरिडिटी और नेचर के साथ साथ दूसरी चीज़ जो इंसान पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है वो है उसका इन्वायरमेंट, यानी कि नर्चर। ठीक है, जीन्स की बात तो आपको समझ में आ गई कि ट्रांसमिशन ऑफ फिज़िकल और साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, वो जीन्स के थ्रू होते हैं बच्चों में। अब इन्वायरमेंट तमाम एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो कि बैरूनी हालात हैं जो इंसान की डेवलपमेंट पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। मतलब जैसा माहौल होता है, जैसा माहौल इंसान को मिलता है वो वैसा ही बन जाता है। इसमें देखें, एक्सटर्नल कंडीशंस की मिसालें हैं। सबसे पहली मिसाल ये है होम इन्वायरमेंट, यानी कि जैसा घर का माहौल होता है फिर इंसान वैसा ही बनता जाता है। या अगर हम इसको कह लें कि इंस्टीट्यूशनल एटमॉस्फेयर या स्कूल एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा बच्चे की डेवलपमेंट पे असरअंदाज होता है। इसके अलावा कौन सी एक्सटर्नल कंडीशन हो सकती हैं जिसको हम नर्चर कहें। इसके अलावा पीयर इंटरेक्शन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं इंसान के। जी क्लास, हम बात कर रहे थे नर्चर की और इन्वायरमेंट की। तो यहाँ पर देखें कि दो तरह के इन्वायरमेंट हैं जो कि इंसान की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। पहला इन्वायरमेंट है जिसको हम डिप्राइवेशन कहते हैं और दूसरा हमारे पास है एनरिच्ड इन्वायरमेंट। तो देखिए, आप डिप्राइवेशन में लैक ऑफ नॉर्मल स्टिमुलेशन है, जैसे कि न्यूट्रिशन, कंफर्ट और लव। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है, एक आप समझ लें कि ऑर्गेनिक प्रोसेस ऑफ नरिशिंग है। ठीक है, बीइंग नरिश्ड, यानी कि जिस इंसान को बचपन में अपनी ग्रोइंग एज में अच्छा खाना पीना मिला हो, कंफर्ट जोन में रहा हो, वो उसे मोहब्बत मिली हो, तो वो उसकी डेवलपमेंट किसी और तरह की होगी। ठीक है, लेकिन अगर लैक ऑफ नॉर्मल स्टिमुलेशन है, वक्त पे बच्चे को खाना नहीं मिला, ठीक है, या कंफर्ट नहीं मिला, उससे मोहब्बत नहीं मिली, तो वो क्या हो जाएगा, वो इन चीज़ों से महरूम रह जाएगा। और फिर ज़माने की जो तेज़ रफ्तारी है, बदलती सूरत हाल है, उसके साथ चलने के काबिल नहीं होगा, ख़ुद एतमाद नहीं होगा, अच्छा तालिब इल्म नहीं होगा, ड्यू टू लैक ऑफ नॉर्मल स्टिमुलेशन लाइक न्यूट्रिशन, कंफर्ट और लव। डिप्राइव्ड हो जाएगा, माशरे से कटा हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरह आप देखें माशरे के जो बच्चे नॉन सीरियस होते हैं या वो अफराद जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप उनकी पास्ट हिस्ट्री पढ़ें ना, तो उनके अंदर यही कुछ डिप्राइवेशन एलिमेंट्स होंगे जो कि बचपन में उनको मोहब्बत नहीं मिली होगी,
या उनको अच्छा खाना नहीं मिला होगा, या अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, या घर का माहौल सख्त होगा, तो वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये एक इन्वायरमेंट की किस्म है। दूसरी देखें, बिल्कुल इससे ऑपोजिट है एनरिच्ड इन्वायरमेंट। जैसे पता चल रहा है आपको नाम से, एनरिच्ड यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है। वहाँ पे न्यूट्रिशन है, की सारी जो सहूलियात हैं वो हैं, मौजूद हैं, कंफर्ट है, ठीक है, नॉवल एक्टिविटीज़ हैं, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट है एक बच्चों के लिए, ठीक है। तो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट ये है कि वहाँ पर हर तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, नॉवल एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों को लर्न करने के मौके मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी स्कूलिंग है उनके पास, खाने को मिल रहा है उनको अच्छा। तो वो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, वो कामयाब रहेंगे ज़िंदगी में। इस तरह फिर ये दो एनवायरनमेंट हैं जो कि इंसान की डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं। जी क्लास, अब आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कि इंसान की डेवलपमेंट के मुख्तलिफ फेजेस हैं यहाँ पर। अगर हम क्लास में होते तो हम फेस टू फेस इंटरेक्टिव वे में इसको ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं और इस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि हर फेज़ की क्या एक रिक्वायरमेंट होती हैं या क्या नीड्स होती हैं, या डेवलपमेंटल उनमें डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं हर फेज़ की। तो बहरहाल अब हम, क्योंकि क्लास में मौजूद नहीं है, तो हम इन चीज़ों को स्किप करेंगे। ये भी एक डेवलपमेंटल फेज़ है बच्चों की, जब सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक सोशल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की एक पिक्चर है आपके सामने, इसको भी आप देख सकते हैं। अगर हम क्लास में होते तो मैं आपसे पूछती, ये अब मैं ख़ुद बता रही हूँ बहरहाल। तो ये देखें, ये अगर आपको तस्वीर से फील हो रहा होगा कि यहाँ पे भी फेजेस हैं कुछ सोशल डेवलपमेंट के भी, कि बच्चे मिलके बैठ के खेल रहे हैं, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये इमोशनल डेवलपमेंट की भी कोई स्टेज है, कि यहाँ पे तीन मूड्स इन्वॉल्व हैं। एक बच्ची नॉर्मल है, और एक बच्ची नाराज़ है या वो रो रही है, ठीक है, और दूसरा बच्चा भी गुस्से में है। तो इसका मतलब है कि बच्चों में जो इमोशनल, बच्चों के भी इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, और वो बचपन से ही इमोटिव होते हैं। यानी कि जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसे भी फीलिंग, उसमें भी फीलिंग होती है, दर्द की, महसूस करने की, भूख की और प्यार की, ठीक है, ये फीलिंग होती है। तो बहरहाल वो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो डेवलप होती जाती है, उसको हम इमोशनल डेवलपमेंट थेरीज में हम इंशाल्लाह पढ़ें। ठीक, क्लास अब हम बात करेंगे कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। तो फिज़िकल डेवलपमेंट इज़ द फिज़िकल ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट यानी कि जिस्मानी नशोनुमा, और जिस्मानी नशोनुमा का आगाज़ आप ये समझें कि प्री नेटल कंडीशन में हो जाता है, यानी कि पैदाइश से पहले ही फ़िज़िकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और फिर पैदाइश के बाद इंसानी अज़ा की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो फिज़िकल ग्रोथ जो है वो उसके भी कुछ साइंस होते हैं ना। जैसे बच्चा जब पैदा हो जाता है तो आफ्टर बर्थ चिल्ड्रन ग्रेजुअली स्टार्ट टू डेवलप बाय देयर फिज़िकल फीचर्स, यानी कि उनके फ़िज़िकल फीचर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, टांगे, बाजू वगैरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बड़ा बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि उनका इस तरह पता चलता है कि उनकी हाइट बढ़ रही है। अगर वो नॉर्मल, अगर उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है, इसका साइन ये है कि उनकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, और उनका वेट इंक्रीज़ हो रहा है। फिर जब थोड़ा और बड़े होते हैं तो फिज़िकल डेवलपमेंट की या ग्रोथ के इंडिकेटर सामने आना शुरू हो जाते हैं, कि वो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, 6 माह के, 5 या 6 माह का नॉर्मल बेबी जो होता है वो फिर बैठने के काबिल हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जब एक बच्चा एक साल का हो जाता है तो वो चलने लग जाता है, बोलने लग जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखने लग जाता है, बातें करता है, कम्युनिकेट करता है, शरारतें करता है। तो ये फ़िज़िकल डेवलपमेंट के मुख्तलिफ इंडिकेटर हैं। आगे देखें कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट मीन्स द प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड्स
कंट्रोल ओवर हिज बॉडी। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसे अपने जिस्म पर ना कंट्रोल होने लग जाता है, उसकी जो उसकी फिज़िकल कोऑर्डिनेशन है वो मेंटेन होने लग जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कुछ बच्चे ना चीज़ें पकड़ने, बड़े भी हो जाते हैं, चीज़ें पकड़ने के काबिल नहीं होते, हाथों से छूट जाती हैं या गिर जाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अभी मेंटली या फिज़िकली जो है वो फिट नहीं है, नॉर्मल नहीं है, डिसेबल है। ठीक है, तो ये फिज़िकल डेवलपमेंट का ये ये कुछ एस्पेक्ट्स से समझने के लिए। जी क्लास, अगर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे कि हम बात कर रहे थे फिज़िकल डेवलपमेंट की, तो जैसे जैसे बच्चा फिज़िकली डेवलप हो रहा होता है तो साथ साथ उसकी मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रही होती है, साथ इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी साथ साथ जारी रहती है। तो हम फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट को डिस्कस। ये क्लास यहाँ पे देखें स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्री नेटल और प्री बर्थ फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि एक जब बच्चा दुनिया में नहीं आया उससे पहले बहरहाल उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट और सेंसरी डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो जब बच्चा दुनिया में आ गया है, नौज़ायदा है, इन्फेंट है, चाइल्ड है, तो आप हमने इसको पिछले लेक्चर में कुछ पढ़ा था, तो आप बस इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो देखें कि टाइम ऑफ बर्थ लास्ट टू 3 इयर्स, यानी कि एक बच्चा जब पैदा हो गया है तो उसको वो इन्फेंट स्टेज पे 3 साल तक रहता है। ठीक है, तो उसकी जो प्री चाइल्डहुड स्टेज है या अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है वो तकरीबन 4 से 12 साल की उम्र तक है। जी, फिर हमारे पास अडोलेसेंस एज है जिसको हम टीन एज भी कहते हैं। ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्यूबर्टी एज, यानी कि जब बच्चा बलूगत की उम्र तक पहुंच जाता है तो वो एज ऑफ मेच्योरिटी तक उसका जो दौरानिया है उसको हम अडोलेसेंस स्टेज कहते हैं। और इस तरह अडल्टहुड को देख लीजिए और ओल्ड एज। अस्सलाम वालेकुम क्लास जी, कल हम बात कर रहे थे, बल्कि मुख्तसरन बात कर रहे थे कि इंसानी नशो नुमा पर मौरूसियत और माहौल का क्या किरदार है या उसका क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, और इंसानी नशो नुमा के कुछ पहलू भी हमने देखे थे, उनका भी ज़िक्र किया था मुख्तसरन। आज हम देखते हैं कि इंसानी नशो नुमा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो कैसे इवॉल्व होता है। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जानने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये समझें कि कॉग्निशन है क्या। ठीक है, तो कॉग्निशन जो है वो है मेंटल एक्शन, आपका मेंटल एक्शन। कॉग्निशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटल एक्शन। ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कॉग्निशन एक प्रोसेस है, परसेप्शन का प्रोसेस है कि हम चीज़ों को समझते कैसे हैं, किसी चीज़ का शऊर, किसी चीज़ का इल्म, किसी चीज़ की शनाख्त कैसे करते हैं, किसी चीज़ का अदराक कैसे करते हैं। कॉग्निशन इज़ बेसिकली प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, या हम इसको ये कह सकते हैं कि कॉग्निशन इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, किस तरह चीज़ों को सीख रहे हैं या इल्म हासिल कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो इंसान की इल्मी सलाहियत या किसी चीज़ के बारे में भी सीखना या शऊर हासिल करना, ये होती है इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी, या इसको हम कॉग्निशन कहते हैं या इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। मसलन जैसे आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आपका माइंड मुसलसल प्रोसेस में है। ठीक है, काम कर रहा है आपका माइंड, आपका जहन क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन पिक कर रहा है, इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं जो आपने फ़र्स्ट टाइम सुनी है, उनको रिसीव कर रहा है, उनको समझ रहा है, उनको डिकोड कर रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है एक्चुअली, ये प्रोसेस है आपकी मेंटल डेवलपमेंट का, ये प्रोसेस है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अब देखें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की
डेफिनेशन क्या है, देखें सबसे पहले कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस क्या है? ख्याल या शऊर बनने का अमल। वो कैसे बनता है? मतलब ख्याल या शऊर या अदराक का जो अमल है वो कैसे बन रहा है? वो बन रहा है रिमेंबरिंग से। रिमेंबरिंग क्या है? आप चीज़ें याद कर रहे हैं, ठीक है, आप चीज़ों को सोच रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, किसी मसले का हल तलाश कर रहे हैं, या आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, किसी फैसले पर पहुंच रहे हैं, फैसला साजी के अमल से गुजर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एलिमेंट्स हैं, या आप ये समझें कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस है। और याद रखें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस जब बच्चा पैदा होता है तभी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर ये एक अडल्टहुड टाइम तक या आपके आपकी मेच्योर एज तक ये जारी रहता है। तो ये था कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इसका तारुफ। नाउ हेयर यू कैन सी द डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला मोड देखें, कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट मीन द लॉजिकल थिंकिंग। कंजर्वेशन ये है कि ये एक ऐसी एबिलिटी है कि जिसमें इंसान ये समझने के काबिल हो जाता है कि साइज़ और शेप बदलने से अशिया का वेट या उनकी क्वांटिटी नहीं बदलती, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम प्याजी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लासीफाइंग ये कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप फ़र्क कर सकें, ऑर्डरिंग द ऑब्जेक्ट्स के हम एक ऑर्डर में चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकें, तरतीब दे सकें या लिख सकें। और मेमोरी एबिलिटीज़ यानी कि वो तमाम सलाहियतें जिससे हम चीज़ों को याद करते हैं, याद करके उसको अप्लाई करते हैं या लिखते हैं। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ मोड्स हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि दीज आर द स्किल्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे कि कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट क्या है। तो कॉग्निटिव लर्निंग स्किल बेसिकली कंटेन्स अटेंशन, मेमोरी एंड थिंकिंग। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ऑर्डरिंग और क्लासिफिकेशन भी कॉग्निटिव स्किल्स हैं, इसी तरह अटेंशन, थिंकिंग भी कॉग्निटिव स्किल्स हैं। इसके अलावा स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस यानी मालूमात का हसूल भी एक कॉग्निटिव स्किल है। मसलन इंसानी दिमाग अपनी मालूमात को कैसे डिकोड करता है, कैसे रिसीव करता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है, फिर किसी ख़ास मौके पर उसको रिट्रीव कर लेता है। ये भी एक कॉग्निटिव स्किल है, यानी कि स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस। इसी तरह मल्टीपल अटेंशन भी कॉग्निटिव प्रोसेस स्किल है। इसकी मिसाल हम ऐसे दे सकते हैं कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हों और साथ साथ अपनी क्लास फेलो को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ा रहे हों, हम उनको साइकोलॉजी की डेफिनेशन और कॉग्निटिव लर्निंग स्किल्स वगैरह, लर्निंग स्ट्रेटजीज़ पढ़ा रहे हों। तो इसका क्या मतलब है कि हम दो काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कॉग्निटिव स्किल है, यानी कि मल्टीपल अटेंशन है ये, कि मुख्तलिफ़ जगहों पर आपकी तवज्जो मुख्तलिफ़ जगहों पर आपकी तवज्जो काम कर रही है, ठीक है। अब आगे देखें कि कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो बच्चों के लिए या तलबा के लिए किस तरह इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा है कि जब हम अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन को डील करते हैं बच्चे, यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशन की वजह से हम चीज़ें याद कर लेते हैं। जो चीज़ें हमारी सेंसेस प्रोवाइड करती हैं उनको हम डिकोड करते हैं और तज्जिया करते हैं, उनको समझते हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? सेंसरी इंफॉर्मेशन अगर आप लोग मतलब इंटरेक्टिव लर्निंग हमारी होती, अगर हम क्लास में होते तो मैं आपसे पूछती कि सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन।
सेंसरी इंफॉर्मेशन ये है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आपको आपकी सेंसेस दे रही होती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी होती हैं सेंसेस, आपको पता होगा कि इंसान में 5 बेसिक सेंसेस है ना, साइट, हियरिंग और स्मेल, टेस्ट, टच, ये सेंसेस हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन दरअसल जब स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की। कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए ही सेंसरी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, फिर बच्चा या तालिब इल्म अपनी इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है, इवेलुएट करता है, यानी कि उसका तज्जिया करता है और उसको याद करने की कोशिश करता है, फिर वो कंपैरिजंस करता है, समझता है। तो इस तरह कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मल डेवलपमेंट और एबनॉर्मल डेवलपमेंट का कंपैरिजन क्या है, या ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट नॉर्मल अंदाज में हो रही है या कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। अब एबनॉर्मल डेवलपमेंट किन बच्चों में होती है? वो बच्चे जिनका मेंटल प्रोसेस वीक होता है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता, बचपन में किसी चोट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से उनका कॉग्निशन जो है, उनकी कॉग्निटिव जो एबिलिटी है वो वीक रह जाती है या वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, ठीक है। इस तरह देखें कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो ग्रैस्प कर लेते हैं चीज़ों को, स्पून को, फ़ोन को, टॉय या किसी भी चीज़ को ग्रैस्प कर लेते हैं, जबकि एबनॉर्मल बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है। वो अव्वल तो चीज़ों के नाम भी नहीं जानते और यूज़ से तो वो बिल्कुल ना वाकिफ़ होते हैं। इसी तरह जो नॉर्मल डेवलप बच्चे होते हैं, कॉग्निटिवली नॉर्मली डेवलप हो रहे होते हैं, वो अपने खिलौनों को या अपने ब्लॉक्स को लाइन अप कर सकते हैं या बारी बारी उनका ढेर लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं चीज़ों का, ठीक है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपने खिलौनों को ना लाइन अप कर रहे होते हैं या वन बाय वन किसी चीज़ से निकाल कर उनको रख रहे होते हैं, लाइन बना रहे होते हैं, उनकी डिज़ाइन बना रहे होते हैं। ये उनकी, आप ये इंडिकेटर है, आप जान सकते हैं इन हरकतों से कि बच्चा नॉर्मली डेवलप्ड हो रहा है कॉग्निटिवली, कि जबकि अगर आप देखें एबनॉर्मल बच्चा हो कोई तो क्या होता है कि वो नहीं रखता सलाहियत, क्योंकि हमने पहले बात की, तो वो चीज़ों को ग्रैस्प ही नहीं कर सकता, तो वो चीज़ों को लाइन अप क्या करेगा। और बड़ा बेसिक सा डिफ्रेंसिएशन ये भी है कि जो नॉर्मली डेवलप्ड होते हैं बच्चे, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि जिन चीज़ों को उन्होंने पकड़ा हुआ है या वो जिन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका सारा फोकस उसी पर है, यानी कि उनकी उनकी निगाह जो है वो उसी पर है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होएगा कि जो एबनॉर्मल बच्चे होंगे उनमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ठीक है। वो उनकी पहली बात तो जैसे मैंने बताई कि वो चीज़ों को पकड़ ही नहीं सकेंगे, उनको नाम का ही नहीं पता होगा कि वो चीज़ें हैं क्या, ठीक है। लेकिन अगर उनके हाथ में वो चीज़ें पकड़ाई भी जाएं तो वो उनको नहीं देख सकते, उनका उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह ये नॉर्मल और एबनॉर्मल डेवलपमेंट का डिफ्रेंसिएशन है, जो कि मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम जिस कॉग्निटिव थ्योरी की बात करेंगे वो है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और कई दहाइयों तक, कई अरसे तक उन्होंने बच्चों की नफ्सियात पर काम किया था, और उनका मेन कंसर्न ये था कि वो ये जान सकें, उनकी रिसर्च का जो मेन पर्पस था वो ये था कि बच्चे सीखते कैसे हैं, बच्चों के थॉट्स कैसे डेवलप होते हैं,
उनके रवैये कैसे बनते हैं और उनके रवैयों के पीछे कौन से अवामिल हैं जो उनके रवैयों को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जी अब हम बात करेंगे प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी की। प्याजे की इस थ्योरी को 8 स्टेज बाउंड थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि प्याजे के नज़दीक बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वो ऑटोमेटिकली एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चला जाता है। लेकिन साथ ही प्याजे ये कहता है कि किसी भी स्टेज को स्किप किए बगैर अगली स्टेज पर नहीं जाया जा सकता। जैसे एक बच्चा अगर सेंसिटिव मोटर स्टेज पर है तो वो पहले प्री ऑपरेशनल स्टेज पे जाएगा, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की तरफ मूव करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा अभी सेंसरी मोटर स्टेज पर है और वो जंप करके कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर चला गया है। ठीक है, एज स्टेज बाउंड थ्योरी इसको इसलिए कहते हैं कि जैसे 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 बच्चे की उम्र इस तरह बढ़ती है कि वो 1 साल का जब होता है, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, ऐसा नहीं होता कि वो 1 साल का है तो एकदम वो 5 साल का हो जाए। इसी तरह एज के साथ बाउंड किया स्टेज को कि अगर वो 2 साल के अरसे में जब उसने सेंसरी मोटर स्टेज को अचीव कर लिया है तो वो 2 से 7 साल के अरसे के दौरान प्री ऑपरेशन स्टेज का प्री ऑपरेशन स्टेज की सारी क्वालिटीज़ को अचीव कर लेगा तो वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज पर जाएगा। फिर इसके बाद वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पर जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। थोड़ी सी आगे हम इसकी इन डिटेल बात करेंगे। Assalamualaikum class. Previously we have studied different modes of human development. Now we have to start Piaget theory of human development. Piaget proposed 4 major stages of cognitive development. Number 1 stage is sensory motor, number 2nd is pre-operational, number 3rd is concrete operational, and number 4th is formal operational stage. Here we can see the description of stages and developmental phenomena of the different stages. Sensory motor stage, number 1 stage. At this stage, child begins to explore his or her environment by their senses, by their motor skills. होता क्या है कि इस स्टेज पर, सेंसरी मोटर स्टेज पर, बच्चा क्योंकि बहुत छोटा होता है अभी, ठीक है, और वो अपने सेंसेस से, अपने एक्शन से, अपने डिफरेंट इनेट रिफ्लेक्सेस से अपने इर्द गिर्द की दुनिया को या इर्द गिर्द के माहौल को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, इनेट रिफ्लेक्सेस से कैसे एक्सप्लोर करता है? इनेट रिफ्लेक्सेस जैसे कि आपको पता होगा वो रिफ्लेक्सेस या वो एक्शंस जो बाय बर्थ होते हैं बच्चे में। ठीक है, अब इनेट रिफ्लेक्सेस जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं, जैसे स्टार्टल रिफ्लेक्स, मतलब बच्चा एकदम चौंक जाता है सोते में, या गहरी नींद सो रहा हो तो एकदम लाइट जला दे, कमरे की लाइट जला दे तो एकदम चौंक जाता है, परेशान हो जाता है। ठीक है, ये उसका स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है जो कि बाय बर्थ होता है, इनेट होता है। इसको मोरो रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं आप। दूसरा ये सकिंग रिफ्लेक्स के थ्रू कैसे सीखता है बच्चा अपने इर्द गिर्द, क्योंकि हाथ पांव मार सकता है वो, तो उसके हाथ में जो चीज़ आती है वो उसको पकड़ लेता है और सक करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह बच्चा अपने सेंसेस या अपने एक्शंस या अपने रिफ्लेक्सेस से अपने माहौल को मतलब एक्सप्लोर करता है और एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़। अब अगर हम इसके डेवलपमेंटल फिनोमेना की बात करें तो दो चीज़ें
इसकी डेवलपमेंटल फिनोमेना में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली पहली जो चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस और दूसरी है स्ट्रेंजर एंजाइटी। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस ये है, जैसे आप कह लें कि इस उम्र का बच्चा या तो तकरीबन 2 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही ऑब्जेक्ट परमानेंस की एबिलिटी को अचीव कर चुका होता है, या वो इन 2 सालों में किसी भी मतलब स्टेज पे, ज़रूरी नहीं कि वो 1 साल में या 6 माह में या 1.5 साल में, बच्चा किसी भी 2 साल के दरमियान किसी भी वक्फे में वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो एबिलिटी है या उसकी जो डेवलपमेंटल टास्क है उसको वो अचीव कर लेता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या? बेसिकली ऑब्जेक्ट परमानेंस ये है कि मिसाल के तौर पर आप किसी छोटे बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को आप ये कहें, झूठ मूठ कहें, उसका खिलौना ले लें उससे, ठीक है, और झूठ मूठ कहें कि गुम हो गया, ठीक है, छुपा लें उसको और कहें गुम हो गया। या बच्चों को हम इस तरह भी कहते होते हैं अक्सर कि आपका खिलौना चिड़िया लेगी, मतलब इस तरह कोई बात करते हैं, ठीक है। तो बात बताने का मकसद ये कि ऑब्जेक्ट परमानेंस में बच्चा मतलब इस डेवलपमेंटल फिनोमिना में या स्टेज में के दौरान वो इतना सियाना हो चुका होता है कॉग्निटिवली कि उसको उस चीज़ का पता होता है कि उसको कोई चिड़िया नहीं लेके गई, मतलब उसके खिलौने को कोई चिड़िया नहीं लेके गई या वो कहीं खो नहीं गया, वो इधर उधर कहीं है, ठीक है। ये उसका कॉग्निटिव फिनोमिना है, उसका डेवलपमेंटल फिनोमिना है कि बच्चे को पता होता है कि मेरी चीज़ खोई नहीं है, छुपाई गई है मुझसे। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब यही है कि कोई चीज़ है जो अब मौजूद है, खोई नहीं है, गुमी नहीं है, या उसे कोई चिड़िया लेकर नहीं गई, जो यूजुअली हम बच्चों को पागल बनाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल दूसरा डेवलपमेंटल फिनोमेना ये है कि बच्चा स्ट्रेंजर एग्जाइटी फील करता है। अगर आप बहुत छोटे बच्चे को माँ बाप के अलावा कोई मतलब और उठाने की कोशिश करे जिससे जो उसके लिए स्ट्रेंजर है, यूजुअली बच्चे को 2 साल की उम्र तक ऐसा है कि बच्चा अपने जिन मतलब जिन लोगों से वो फेमिलियर होता है ना, वो उसके पेरेंट्स होते हैं या उसके सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अगर वो किसी की गोद में जाता है तो वो रिलैक्स फील नहीं करता, वो एंजाइटी फील करता है। वो थोड़ी देर के लिए तो वो खामोश रहता है, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा बच्चे फिर रोना शुरू हो जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो इस डेवलपमेंटल फिनोमिना, दरअसल इस डेवलपमेंटल फिनोमिना के अकॉर्डिंग उनमें स्ट्रेंजर एग्जाइटी डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये जो प्याजे की स्टेज नंबर 1 सेंसरी मोटर जो स्टेज है उसकी डिस्क्रिप्शन थी और उसका डेवलपमेंटल फिनोमिना था। आगे हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। जी क्लास, अब हम बात करते हैं प्याजे की स्टेज नंबर 2 की, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। तो एट दिस स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट टू यूज़ सिम्बोलिज्म, ठीक है। पहली बात समझने की ये है कि इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो सिम्बोलिज्म का यूज़, सिंबल्स का यूज़ सीख जाते हैं, या इस स्टेज के दौरान या इस स्टेज की कंप्लीशन तक वो सिंबल्स का और लैंग्वेज का इस्तेमाल सीख जाते हैं। यानी कि बच्चे इस स्टेज में मुख्तलिफ़ चीज़ों को तस्वीरों से या अल्फाज की मदद से समझने के या समझाने के काबिल हो जाते हैं। मसलन आपने देखा होगा कि बच्चे अपने ख़यालात का इजहार जो है वो तस्वीरों की मदद से करते हैं, ठीक है, इस स्टेज प्री ऑपरेशन स्टेज में, या छोटे छोटे लफ्ज़ जमा करके बोलने की कोशिश करते हैं। यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो इस स्टेज में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
लेकिन इसके साथ ये भी समझने की बात है कि वो बच्चे जो हैं स्टेज में लॉजिक्स को और दलाइल को ना तो समझते हैं ना समझा सकते, क्योंकि ज़ाहिर है उनको लॉजिक का या दलील का पता नहीं है, या वो बात इतने भी वो मैच्योर नहीं हुई होते, या उनका जो कॉग्निटिव उन स्किल्स हैं वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती, इसलिए वो लॉजिक्स को समझते नहीं हैं। ठीक है। मसलन अगर बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज पर हैं, तो अगर वो किसी बात की ज़िद पकड़ लें, ठीक है, तो वो कई बार भी समझाने से बात नहीं समझते, ठीक है, या आप किसी बात से मुत्तफिक होने को तैयार नहीं होते, और वो वही बार बार उसी बात को दोहराते जाते हैं जो बात उन्होंने मनमानी होती है, ठीक है, रोते हैं, चीखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनमें ईगो सेंट्रिज्म डेवलप हो रही होती है या हो चुकी होती है, ठीक है। अब ईगो सेंट्रिक क्या होता है या ईगो सेंट्रिज्म क्या है? कि बच्चा कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, उसे उसी को माना जाए, ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंटल फिनोमिना है इस स्टेज का, कि बच्चे इस स्टेज में ईगो सेंट्रिक होते हैं। वैसे क्लास मेरा ख़्याल तो है कि इंसान मेच्योर होके भी ईगो सेंट्रिक रहता है। बहरहाल ये क्यों होता है, ये क्या होता है कि इंसान क्यों ईगो सेंट्रिक रहता है हमेशा, इस पर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हम इस टाइम प्याजे थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो हम अभी प्री ऑपरेशन स्टेज की बात करते हैं। तो बहरहाल एक दूसरा फिनोमिना ये है कि बच्चे इस स्टेज में प्ले प्रिटेंड करते हैं, कोई भी प्ले किसी टाइप का भी प्रिटेंड करते हैं। इसकी मिसाल इस तरह समझ लें कि बच्चे अपने वालिदैन को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बड़े बहन भाइयों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, और जो वो कार्टून्स देख रहे होते हैं समटाइम्स उनके करेक्टर्स होते हैं, उनको भी वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं या उनकी तरह बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो दो इसके जनरल फिनोमिना, डेवलपमेंटल फिनोमिना स्टेज के हैं कि चाइल्ड बिगिंस टू प्रिटेंड प्ले एंड ईगोसेंट्रिज्म। जी class, now we are talking about concrete operational stage. In this stage, children start to acquire different cognitive operational skills, like they begin to understand the conservation skills. अब समझने की बात ये है कि कंजर्वेशन क्या है, ठीक है। कंजर्वेशन रेफर्स टू आर लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग, पहली बात समझने की कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है, और कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट्स बच्चा एक्वायर कर लेता है, कंजर्वेशन स्किल पैदा हो जाती है बच्चे में। कंजर्वेशन स्किल, क्योंकि बात हम कर रहे हैं कि कंजर्वेशन एक लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बच्चा है, अभी हम बात करते हैं सिर्फ प्री ऑपरेशन स्टेज के बच्चे की, ठीक है, बाद में बात करेंगे कंक्रीट ऑपरेशन, ताकि दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाए। प्री ऑपरेशन स्टेज का बच्चा है, आप उसके सामने दो टाइप के गिलास रखें, एक बड़ा गिलास और एक छोटा गिलास, ठीक है। आप क्या करें, उसके अंदर आप सेम वॉल्यूम में पानी डालें, मिकदार सेम रखें दोनों गिलास में पानी की, और बच्चे से ये पूछें कि पानी जो है, ज़्यादा पानी किस में है। तो बच्चा जब प्री ऑपरेशन स्टेज पर होता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग डेवलप नहीं हुई होती, इसलिए बच्चा कहेगा कि बड़े गिलास में पानी ज़्यादा है। उस टाइम तक कंजर्वेशन स्किल्स क्योंकि डेवलप नहीं होती, लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, इसलिए वो अपेरेंटली बड़ी चीज़ को वो समझता है कि इसके अंदर क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर वो नहीं समझा कि पानी का वॉल्यूम जो है, जो यानी कि कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट्स को वो नहीं समझा, और उसने कहा है कि पानी का वॉल्यूम मतलब ज़्यादा मिकदार जो पानी की है वो बड़े गिलास में है, ठीक है। अब आ जाएं कि वो बच्चा जो प्री ऑपरेशन स्टेज पर था, अब वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर आ गया है।
अब यही तजर्बा दोहराएं, ठीक है। अब क्या करें, वही मतलब गिलास लें, दो तरह के, बड़ा और छोटा गिलास लें और उसके अंदर पानी का वॉल्यूम सेम रखें, ठीक है। अब क्योंकि कंजर्वेशन स्किल डेवलप हो गई, बच्चा मेच्योर हो गया, कॉग्निटिव स्किल्स उसकी स्ट्रांग हो गई, अब वो ये कह सकता है कि ये जो पानी है, दोनों गिलास में पानी जो है वो उसकी मिकदार सेम है। छोटे और बड़े गिलास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी की मिकदार सेम है, यानी कि मिकदार कंजर्वेशन जो है वो उसमें डेवलप हो गई है। अब वो मिकदार के कॉन्सेप्ट को समझने लग गया है यहाँ पर आकर, यानी कि जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनको आइडिया होगा इस बात का कि कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट्स किसे कहते हैं। कंजर्वेशन जैसे वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करना, मैटर को, नंबर्स को, लेंथ को, ये कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब बस समझने की बात ये कि लॉजिकल रीजनिंग जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज पर नहीं थी और अब इसमें डेवलप हो गई है, और साथ कंजर्वेशन स्किल्स भी डेवलप हो गई हैं। जी क्लास, अब हम बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 11 इयर्स टू ऑनवर्ड्स, ओके। अब क्या है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर जिस पहले हम बात कर रहे थे तीनों स्टेजेस की, कि यहाँ पर बच्चा ये करता है वो करता है, ठीक है। लेकिन अब बच्चा बच्चा नहीं रहा, ठीक है। अब बच्चा नौजवान हो गया है, ठीक है। अब वो 11 या 12 साल की उम्र तक पहुँच गया है। अडोलेसेंस में जो है वो अडोलेसेंट हो गया है, ठीक है। अब क्या है इस स्टेज में कि यहाँ पर वो कॉग्निटिव या मेंटल स्किल उसकी फुली डेवलप हो चुकी होती हैं या हो रही होती हैं, ठीक है। इस स्टेज में जो अडोलेसेंट है या एक नौजवान है, उसके कॉग्निटिव ऑपरेशंस या उसकी कॉग्निटिव स्किल्स सिस्टमैटिक हो जाती हैं और वो अब के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के काबिल हो जाता है। पहले बात की थी कंक्रीट की, अब है एब्स्ट्रैक्ट की। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बस। अगर आप एक से दो दफ़ा लेक्चर्स सुनेंगे गौर से तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में क्या फ़र्क है। तो समझें कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग is the ability to think ideas, principles, and that those ideas which are not physically present। मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एक ऐसी काबिलियत है कि आप वो चीज़ें सोचें जो कि फ़िज़िकली प्रेजेंट नहीं है, जो आपके इर्द गिर्द मौजूद नहीं है, ठीक है। और फ़र्क क्या है इन दोनों में, कंक्रीट और ऑपरेशनल में। जैसे कि बात हमने की थी कंक्रीट ऑपरेशनल की, तो एक्चुअली जो कंक्रीट थिंकिंग बेसिकली फोकसेस व्हाट इज़ फिज़िकली अराउंड यू। मतलब आपके इर्द गिर्द जो कुछ है आप उसे देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। ये है कंक्रीट, जिसे आप देख रहे हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, ठीक है, वो हो गया कंक्रीट। और कंक्रीट थिंकर्स सी फिजिकली ऑब्जेक्ट्स, वेयर एज एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर नॉट फिजिकली इन फ्रंट ऑफ देम। क्या है बात की, जैसे हमने कंक्रीट में तमाम चीज़ें देखी जा सकती हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ऐसा नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आप समझ लें कि जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द नहीं हैं आप उसके बारे में सोच रहे हैं। इसकी मिसाल ये लें कि जब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर एक बच्चा होता है, ठीक है, आप उसे एक टास्क दें, आप उसके आगे मुख्तलिफ़ कलर्स रखें, ज़्यादा से कलर्स, ठीक है, और आप उसे ये कहें कि इसको आप अरेंज करें, इसके ग्रुप्स बनाएं कलर्स के, यानी कि रेड का ग्रुप बनाएं, ग्रीन का बनाएं, ब्लू का बनाएं, ठीक है। अब उसके सामने है कलर्स। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चा कलर्स को सामने मौजूद पाते हुए उसके ग्रुप्स बना लेगा, लेकिन अब के जब वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें डेवलप हो चुकी है और वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में मूव कर गया है, तो आप उसके सामने कलर्स ना रखें, ठीक है।
आप उसे कहें कि कलर्स पर ऐसे लिखो, कलर्स पे कोई पोएम लिखो, कलर्स कैसे होते हैं, ठीक है, आप उसको ये टास्क दें तो वो लिखने के काबिल हो जाएगा। अब कलर्स तो उसके सामने नहीं है ना, कलर्स का नॉलेज उसने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर मतलब ले लिया था, उसने सीख लिए थे कलर्स, कलर्स का कलर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कलर्स का यूज़ वगैरह उसने सीख लिया। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर उसके सामने कलर्स नहीं है, लेकिन वो हर कलर को जानता है, हर कलर के यूज़ का पता है उसे, ठीक है। मतलब आप उसे आप ये कहें कि पेंटिंग करो मुख्तलिफ़ कलर से, अब वो कर सकता है, ठीक है, पेंटिंग कर सकता है, उसके साथ कोई चीज़ें बना सकता है, कॉन्सेप्ट्स ड्रॉ कर सकता है जो उसके माइंड में है। अब उसकी माइंड जो है, माइंड मैपिंग जो करेगा वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में करेगा। इसकी बहुत आसान सी मिसाल वैसे मैंने खुद ही से जनरेट कर ली है कि कंक्रीट ऑपरेशनल जो कंक्रीट थिंकिंग, सॉरी, जो कंक्रीट थिंकिंग है वो ऐसी है जैसे आप दुनिया के मुतालिक सोचते हैं। ये दुनिया जो आपके सामने जहाँ आप रह रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, ये कंक्रीट है, ठीक है। लेकिन जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट, आखरत का कॉन्सेप्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि आपके सामने नहीं है लेकिन आप उसके मुतालिक सोचते हैं। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट थिंकर है अगर कोई, तो इसको इस तरह भी समझें कि एब्स्ट्रैक्ट को हम इस्तारा भी कहते हैं। इस्तारा, आप में से कोई अगर शायरी से कोई दिलचस्पी हो किसी की, तो जैसे शायर जो हैं वो ख़ूबसूरती के लिए चाँद का इस्तारा इस्तेमाल करते हैं कि चाँद चाँद जैसा चेहरा, या मतलब मैं मिसाल दे रही हूँ इस तरह, या शायर आंखों की खूबसूरती के लिए सितारों का ज़िक्र करते हैं, ठीक है। अब कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज पर जो लोग होंगे वो कभी भी इस्तारा नहीं समझेंगे, मतलब वो ये कहेंगे कि चाँद का खूबसूरती से क्या ताल्लुक़ है, यानी कि डेवलप नहीं हुई होती अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनके अंदर, तो वो इसको नहीं समझ सकेंगे। वो इस बात को समझ सकेंगे कि हाँ वो सितारा है या वो चाँद है जो उनको दिखाया जा सके आसमान पर, और वो इस सितारे को या चाँद को सोलर सिस्टम का एक हिस्सा ही समझेंगे अगर वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज पर हैं। एब्स्ट्रैक्ट पर हैं तो वो चाँद को कई तरह से देख सकते हैं, चाँद को खूबसूरती के लिहाज से देख सकते हैं, रोशनी का वो एक उस पर, बल्कि चाँद पे वो एक पूरा ऐसे लिख सकते हैं, पूरी शायरी चाँद पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की या एब्स्ट्रैक्ट स्किल्स की मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक के अलावा क्या होता है कि अब इस स्टेज पर बच्चा जब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पर होता है तो उसमें मॉरल रीजनिंग भी डेवलप हो जाती है। इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी जब हम पढ़ेंगे, हम इंशाल्लाह मॉरल रीजनिंग पे बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत मज़े का है और हमें इंशाल्लाह हम इसको पढ़कर ना एंजॉय करेंगे, ठीक है जी। अब आप इस स्लाइड को देखें। जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज पर बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अपनी मोटर स्किल से, अपने इनेट रिफ्लेक्सेस से माहौल को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज पर देखें कि एक बच्ची है वो कलरिंग कर रही है, ठीक है, तो कलर्स के साथ साथ वो मुख्तलिफ सिम्बल्स को अंडरस्टैंड कर रही है। और यहाँ पर देखें कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं अगर आप नीचे वाली लाइंस पढ़ें, तो जेस्चर्स के साथ और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ बच्चे अपने अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड देखें, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चे की थिंकिंग जो है वो स्टेबल हो गई है और अब बच्ची है वो लेंथ वाइज चीज़ों को क्या कर रही है, ऑर्डर कर रही है, ठीक है, मतलब कंजर्वेशन स्किल्स अब डेवलप हो चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे देखें, फॉर्मल स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में रीज़नेबल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। मैथमेटिकल इक्वेशंस, जो कम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस या मुश्किल मैथ्स के जो मुश्किल सवाल होते हैं वो भी अब बच्चा जो है वो करने के काबिल हो चुका है। और कुछ हाइपोथेटिकल आइडियाज़ भी डेवलप हो चुके होते हैं स्टेज में, क्योंकि अगर हम देखें कि क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बच्चा काबिल हो जाता है, यानी कि एक अडल्ट काबिल हो जाता है, तो वो एक
प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से एक या एक से ज़्यादा मफरूज़े के तहत, यानी कि हाइपोथेटिकल आइडियाज़ से वो चीज़ों को समझने के या चीज़ों को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल हो जाता है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी। अच्छा क्लास, अब ऐसा है कि आप इस स्लाइड को देखें। अगर हम फेस टू फेस होते, मतलब पढ़े होते, इस तरह क्लास इंटरेक्शन होता हमारा, तो मैं आपको बताती कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप याद कर लें, आपको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये इनको इस स्लाइड को एज अ कीवर्ड फिनोमिना लें कि आप, मतलब कीवर्ड्स हैं इसके अंदर और इसको मतलब याद कर लें ना आप। देखिए सेंसरी मोटर के कीवर्ड्स हैं कि बच्चा इसमें क्या करता है, अपने सेंसेस से या इनेट रिफ्लेक्शन से, अपने इनेट रिफ्लेक्सेस से वो सीखना शुरू होता है और अपनी सेंसेस के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू वो अंडरस्टैंड करता है दुनिया को, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं कि चाइल्ड अंडरस्टैंड्स वर्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज पर अब बच्चा इस काबिल हो जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है उसमें, और मेंटल इमेजेस के थ्रू वो दुनिया को समझने लग जाता है या अपने इर्द गिर्द के माहौल को। इस तरह कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देखें कि लॉजिकल थिंकिंग और कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में अब जो एक नौजवान है या अडोलसेंट है वो क्या करेगा, उसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप हो जाएंगी और वो मॉरली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जी क्लास, अब हम बात करते हैं कि जो हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है पियाजे की, उसकी एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस क्या हैं, यानी स्कूल में या क्लासरूम में उनकी इस थ्योरी का इतलाक़ क्या कैसे हो सकता है, यूज़फुल कैसे बनाया जा सकता है इसे। तो पहली बात जो समझने की है वो ये है कि बेसिकली पियाजे की जो थ्योरी है इसका सारा एम्फोसिस है डिस्कवरी अप्रोच पे। और एज यू नो कि डिस्कवरी लर्निंग फोकसेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चों को ऐसे टास्क दिए जाएं कि बच्चे खुद से काम करें, खुद से कॉन्सेप्ट परसीव करें, रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। बच्चों को ऐसे टास्क में इन्वॉल्व किया जाए कि वो इंडिपेंडेंटली लर्न कर सकें ना। निसाब की तरतीब इस तरह दी जाए कि वो बच्चों की डेवलपमेंटल नीड्स के मुताबिक हो, ठीक है। और मतलब क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज़ तरतीब दी जाएं कि बच्चों में सेल्फ लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन डेवलप हो सकें, ठीक है। सेल्फ लर्निंग जैसे कि बात करें अगर हम सेल्फ लर्निंग या प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन की कि वो कैसे डेवलप हो सकती है, तो उसको इस मिसाल से समझा जा सकता है कि अगर आप एज ए टीचर बच्चे को इन्वायरमेंट का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं इन्वायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट ऐसा है, प्लांटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि प्लांट कैसे करते हैं, शजरकारी कैसे करते हैं, या उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो सेल्फ लर्निंग ओरिएंटेशन जब होगी, बच्चों में डेवलप करना शुरू करेंगे, तो हम सिर्फ ये नहीं कि प्लांटिंग का कॉन्सेप्ट हमने उनको पढ़ा दिया है, बता दिया है, वन बाय वन हमने स्टेप्स उनको हमने मतलब पढ़ा दिए हैं या दिखा दिए हैं स्लाइड्स पर, नहीं। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि आप, ठीक है, आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, बच्चों के साथ मिलकर प्लांटिंग एक्टिविटीज़ को रिव्यू भी किया आपने, लेकिन उसका बेस्ट वे ये है कि आप उनको स्कूल गार्डन में भेज दें, सीड्स दे दें उनको, और उनको गार्डन में भेज दें और उनसे कहें कि अब आप प्लांट कैसे ग्रो करता है, यानी कि स्टेजेस क्या हैं प्लांट ग्रो करने की, उसको ऑब्ज़र्व करें। सीड जर्मिनेशन क्या होती है, इम्बाइबेशन क्या होती है, और इस तरह के मतलब एंड तक बच्चे खुद से रिव्यू करें, खुद से स्टेप्स को फॉलो करें और देखें कि सीड कैसे ग्रो करता है या प्लांटिंग कैसे होती है। ये इसकी कुछ एजुकेशन इम्प्लिकेशंस हैं जो जिसके ज़रिए हम इस थ्योरी को क्लासरूम में मतलब यूज़फुल बना सकते हैं, ठीक है। ओके क्लास, अब हम बात करते हैं
बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्याजे थ्योरी की। पहले हमने बात की थी प्याजे की डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी की, ठीक है, और इसके डिफरेंट फिनोमेनास की बात की थी। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि प्याजे के नज़दीक इंसान सीखता कैसे है, या एक बच्चा सीखता कैसे। लर्निंग, प्याजे की लर्निंग थ्योरी है ये, स्कीमा स्टेजेस थ्योरी भी कहते हैं इसको। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि स्कीमा है क्या। स्कीमा इज़ द मेंटल इमेज ऑफ नॉलेज। इसको इस तरह भी समझें इस मिसाल से कि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको आप नहीं जानते, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो आप उसको नहीं पहचानते ना, जाहिर है। वो इसलिए नहीं पहचानते कि आपके माइंड में उसका कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, उसका कोई इमेज नहीं है, ठीक है। आपने फ़र्स्ट टाइम देखा और स्कीमा, और वो दिमाग ने वो इन्फॉर्मेशन जो थी, नई इन्फॉर्मेशन, वो दिमाग में महफूज हो गई, यानी कि स्कीमा बन गया उस इंसान का, ठीक है। अब आप कुछ अर्से बाद फिर मिलते हैं उस इंसान से जिससे आप पहली दफ़ा आप उसे नहीं पहचान सके थे, ज़ाहिर स्कीमा नहीं था मौजूद, लेकिन दूसरी दफ़ा मिलने पे आप उसे पहचान लेते हैं। क्यों पहचानते हैं? इसलिए पहचानते हैं कि अब आप उसके बारे में जानते हैं, एक मेंटल इमेज आपके दिमाग ने उस शख्स के बारे में महफूज कर लिया। इस तरह बहुत से लोग लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में अभी नहीं, उन्होंने लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी नहीं देखी। उनके दिमाग में क्या है? उनके दिमाग में लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी का कोई स्कीमा नहीं है। उनको नहीं पता कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है, किस जगह पे है, उसकी बिल्डिंग्स कैसी हैं, हमारे आपकी जो टीचर्स हैं उनका ऑफिस कहाँ है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। इसीलिए आपके माइंड में कोई अभी मेंटल इमेज नहीं है आपके पास लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के मुतालिक। लेकिन जब आप आ जाएंगे, या आप में से कुछ लोगों ने उसको विज़िट किया हुआ है, तो वो जानते हैं, क्योंकि वो पहले आ चुके हैं। उनके जहन में मेंटल इमेज यानी कि लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी का स्कीमा जो है वो डेवलप हुआ है। इसलिए अब वो समझते हैं कि ये कैसी है और इसकी बिल्डिंग कैसी है, सराउंडिंग्स कैसी हैं, ठीक है। इस बात को समझें कि स्कीमा ये है, मेंटल इमेज है, दुनिया की चीज़ों के बारे में आपकी मालूमात हैं, स्कीमा इसको कहते हैं। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कीमा स्टेजेस। एक बच्चा जब कोई चीज़ सीखता है, एक बच्चा जब कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखता है, तो वो कैसे सीखता है? पहली स्टेज को कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। और ये कब डेवलप होती है? ये इसकी मिसाल आपको स्लाइड में, जैसे बिल्ली की मिसाल है, तो बिल्ली की मिसाल से आप समझिए इसको कि जब एक बच्चा पहली बार किसी बिल्ली को देखता है, ठीक है, कि उसका मेंटल इमेज जो है ना वो बनना शुरू हो जाता है कि ये बिल्ली है। इस फिज़िकल फीचर्स के साथ जो जानवर होगा वो बिल्ली होगी। अब फिज़िकल फीचर्स क्या माइंड में बन रहे हैं कि उसकी 4 टांगें हैं, 2 कान हैं, और सॉरी टू से मूंछें भी हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इन चीज़ों के साथ उसने देखा कि ये बिल्ली है, और उसके जहन में एक ना बिल्ली का खाका बन गया, ठीक है, मेंटल इमेज बन गया कि बिल्ली ऐसी होती है। तो ये जो स्कीमा की पहली स्टेज थी, एसिमिलेशन कहेंगे इसको, नई इन्फॉर्मेशन मिली उसको, ये जानवर, ये बिल्ली है, ये इस तरह की होती है, ठीक हो गया। अब सेकंड टाइम भी बच्चा इसी तरह का जानवर, बिल्ली ही देखेगा और कहेगा हाँ ये बिल्ली है। कैसे पता चला उसको कि ये बिल्ली है? उसने पहले देखी थी और सेम फिज़िकल फीचर्स उसके माइंड में थे, एक इमेज बन गया था। उसने फिर उसी फिज़िकल फीचर्स के साथ देखी, जिसकी 4 टांगें थी, एक दुम थी, 2 आँखें थी, मूंछें थी, ठीक है। उसने कहा यस ये बिल्ली है। अब जो पहले से उसके जहन में मालूमात थी बिल्ली के बारे में, दूसरी भी बिल्ली वैसी ही देखी, तो वो फिटन हो गई, उसकी पहली मालूमात और दूसरी मालूमात के दरमियान वो दोनों इक्वल हो गई। तो इस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, अब क्या मसला कहाँ पे आता है? जब हम जिस स्टेज को डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं, डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम के दरमियान जो प्रोसेस है सारा, बेसिकली प्याजे का फोकस इसी पर है।
ठीक है। ये जो इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम का प्रोसेस है बीच का, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है असल में, ठीक है। तो डिसइक्विलिब्रियम तब होता है, देखिए हम हमेशा कोई नई चीज़ या नई इन्फॉर्मेशन जब भी हम मतलब हम सीखने को मिलती है, नई इन्फॉर्मेशन आती है माइंड में किसी चीज़ के बारे में, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप जब उसको प्रैक्टिस करते हैं, बार बार सुनते या देखते हैं, तो वो आपकी मालूमात का, ठोस मालूमात का हिस्सा बन जाता है ना, ठीक है। थोड़ी सी डिसइक्विलिब्रियम रहती है थोड़ी देर के लिए, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, बार बार पढ़ते और सीखते नहीं हैं। अच्छा, ये डिसइक्विलिब्रियम पहली पहली मिसाल में भी हो चुका है आपके साथ। जैसे मैंने बताया कि एक इंसान था, मतलब एक इंसान आया, आप उसके बारे में नहीं जानते, आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि ये कौन है, आपको माइंड से कोई सिग्नल नहीं मिला कि ये वो हो सकता है, या आपको कुछ पता नहीं है ना, ठीक है। तो ये स्टेज भी मतलब डिसइक्विलिब्रियम किसी के साथ भी हो सकता है ना। फिर आपको बताया जाए कि ये वो है, मतलब या इंट्रोडक्शन करवाया जाए उस इंसान के बारे में, तो आप वो डिसइक्विलिब्रियम को आप उस स्टेज से निकल के आप अकोमोडेशन की स्टेज पर आ जाते हैं। तो बहरहाल ये आपको अगर मज़ीद भी सीखना हो तो आप मुझे कॉल करें, किसी भी तरह से आप रब्ता करें, मैं आपको बता दूंगी, परेशान नहीं होना, ठीक है बस। अच्छा, हम बात बच्चे की कर रहे थे, तो डिसइक्विलिब्रियम तब हो गया जब एक नए रंग की बिल्ली देख ली उसने। पहली दो बिल्लियाँ जो उसने देखी वो ब्राउन कलर की देखी। अब क्या देखा उसने, अब बिल्ली का कलर चेंज हो गया, तो अब वो परेशान हो गया बच्चा। अब कहता है कि ये क्या, ये क्या मतलब, वो सोचने लग गया कि चार टांगे भी हैं, दुम भी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। ये जो कंफ्यूजन है ना, एक्चुअली ये है डिसइक्विलिब्रियम, और इसी को चेंज करते हैं जब हम, तो फिर अकोमोडेट हो जाते हैं। तो जब बच्चे को बताया गया, अब क्योंकि कलर चेंज हो गया, उसने ब्लैक एंड वाइट बिल्ली देख ली है, पहले उसने ब्राउन बिल्लियाँ देखी थी, अब उसने ब्लैक एंड वाइट बिल्ली देखी है। तो वो जब कंफ्यूज हुआ तो उसको बताया गया कि देखो बेटा, बिल्ली जो होती है मुख्तलिफ़ कलर्स की होती है, ठीक है, मुख्तलिफ़ जिसामत की होती है। अब उसे डिटेल में चीज़ें बताई गई, ठीक है। अब जब उसे पता चल गया कि हाँ, भूरे रंग की भी बिल्ली होती है, ब्लैक एंड वाइट भी होती है, और प्योर वाइट भी होती है, प्योर ब्लैक भी हो सकती है, तो जब जब ये इन्फॉर्मेशन उसे कुछ अरसे मिलती गई, तो अब क्या हो गया, वो स्टेज 4 यानी कि अकोमोडेशन स्टेज पर पहुंच गया है। अब उसको पता चल गया कि हाँ, बहुत सी टाइप्स हैं बिल्लियों की, ठीक है। तो ये एक इस तरह हमारे मेंटल इमेजेस बनते हैं और हमारा स्कीमा इस तरह से डेवलप होता है। जी क्लास, अब देखिए कि प्याजे का जो लर्निंग मॉडल है वो इस तरह से है। स्कीमा डेवलप कैसे हो रहा है कि न्यू सिचुएशन है, या तो इक्विलिब्रेशन की स्टेज होगी या डिसइक्विलिब्रेशन की स्टेज होगी। डिसइक्विलिब्रेशन कब होगा, जब कोई नई इन्फॉर्मेशन आपकी पहली वाली इन्फॉर्मेशन के साथ अकोमोडेट नहीं हो रही होगी, तो वो डिसइक्विलिब्रेशन हो जाएगी। और फिर जब कोई नई सिचुएशन पहली आपके दिमाग में पहले मौजूद इंफॉर्मेशन से कोई मुताबिकत रखता होगा, कोई कोई मतलब नई चीज़ पुरानी चीज़ से अटैच हो रही होगी, तो इक्विलिब्रेशन की स्टेज आ जाएगी। फिर इसी तरह ही ये प्रोसेस चलता चलता एंड पे इतना प्रैक्टिसिंग इंसान हो जाता है कि वो मतलब उसका एंड पॉइंट यही है कि अकोमोडेशन हो जाती है। आप कोई नई चीज़ नई सिचुएशन से सीख ही लेते हैं, ठीक है, या इक्विलिब्रेशन के थ्रू सीखेंगे या डिसइक्विलिब्रेशन के थ्रू सीखेंगे, लेकिन एंड रिजल्ट, एंड प्रोडक्ट यही है कि जब इंसान कोई चीज़ लर्न कर रहा होता है तो उसको सीख ही लेता है, अकोमोडेट उस नई सिचुएशन में हो जाता है, ठीक है। जी क्लास, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, इस पिक्चर को मैंने इस पर्पस के साथ अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड किया था कि जब हम क्लासरूम में होंगे तो हम डिस्कशन करेंगे स्कीमा स्टेजेस पर, और अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि हमने मुख्तलिफ़ नई चीज़ों को कैसे सीखा, नई सिचुएशंस को कैसे डील किया। लेकिन अब क्योंकि हम इंटरेक्टिव प्रोसेस में तो नहीं है, सच फेस टू फेस लर्निंग के माहौल में नहीं है, लेकिन हम बहरहाल इस पिक्चर पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि
ये बच्चा बहुत स्माइली फेस के साथ बिल्ली को डॉग समझ रहा है, ठीक है। इसलिए समझ रहा है कि उसके माइंड में जो पहले स्ट्रक्चर था या जो स्कीमा था वो एक डॉग का था। उसने बिल्ली को देखने से पहले एक डॉग देखा था और उसने उसका मेंटल स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि वो ये समझ रहा है कि 4 टांगों वाला जो था जानवर वो डॉग था। लेकिन अब एसिमिलेशन कैसे हो रही है, वो इस तरह हो रही है कि पुरानी जो इंफॉर्मेशन थी डॉग की अब वो एसिमिलेट हो रही है कैट के साथ, यानी कि वो इन दोनों को, डॉग और कैट को आपस में मतलब मिंगल कर रहा है ना, इनके कॉन्सेप्ट्स को मिंगल कर रहा है। अब जबकि उसने ये देखा है, बिल्ली को देखा है, उसने कहा है ओ दैट्स अ क्यूट फ्लफ़ी डॉग, यानी कि उसने थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है कि ये एक ये डॉग की ही कोई किस्म है, लेकिन उसने साथ एक और वर्ड बोला है फ्लफ़ी, फ्लफ़ी डॉग है, यानी कि नरम मुलायम सा मतलब डॉग है, ठीक है, हालांकि बिल्ली है। तो बिल्ली उसको बता रही है नहीं आई एम अ कैट। तो भाई मतलब वो खुद ही इंफॉर्मेशन दे रही है कि तुम अपनी इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट करो भाई, तुम समझो कि मैं बिल्ली हूँ। तो बस इतना सा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है स्कीमा स्टेजेस में या प्याजे की डेवलपमेंटल स्टेजेस में, तो कोई किसी एग्जाम्पल को आप सीखना चाहते हैं, एग्जाम्पल से सीखना चाहते हैं, तो आप काइंडली मुझे बताइएगा, मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।